तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक एमसीक्यू का सेट लेकर आया हूं जो कि हाल ही में हुए झारखंड बीओई 2022 में पूछा गया था। यानी कि इसका पेपर कल ही हुआ था। तो हमारे साथ बने रहिएगा। पेपर 1 के जितने भी एमसीक्यू है, 10 एमसीक्यू है, सभी को हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए अभी हम लोग जितने भी एमसीक्यू है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। तो इसमें जो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है ना, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है जिसका कैपेसिटी 4760 मेगावाट का है। तो इस तरह से हमारा पहले का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी सेकंड का देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द यूज ऑफ टर्सरी एयर इज। टर्सरी, देखिए एक सेकेंडरी एयर होता है, एक टर्सरी एयर होता है, और टर्सरी एयर हमारा सेकेंडरी के जस्ट ऊपर लगा रहता है। और इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी CO फॉर्मेशन होता है फर्नेस के अंदर, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी, यानी कि कन्वर्ट CO फॉर्म्ड इन द लोअर जोन ऑफ द फर्नेस इनटू CO2 एट द हायर जोन। तो इस तरह से हमारा सेकंड का डी हो गया। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी थर्ड का देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूप्लेक्स फीड पंप आर यूज इन स्टीम बॉयलर्स, द पंप ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल ऑफ। यानी कि ड्यूप्लेक्स फीड पंप जो होता है, जो कि स्टीम बॉयलर में यूज होता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखिए ड्यूप्लेक्स पंप के लिए हम लोग ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो देखिए उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि ड्यूप्लेक्स फीड पंप जो है वो रेसिप्रोकेटिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यानी कि इसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों साइड जो है सक्शन और डिस्चार्ज था। यानी कि एक तरफ जब सक्शन होता था तो दूसरे तरफ डिस्चार्ज होता था, और दूसरे तरफ जब सक्शन होता था तो अपोजिट साइड में हमारा डिस्चार्ज हो रहा था। इस तरह से हमारा थर्ड का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ड्यूप्लेक्स फीड पंप जो है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि फोर्थ क्वेश्चन नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द डायमीटर ऑफ फायर ट्यूब ऑफ कॉर्निश बॉयलर कंपेयर टू इट्स सेल इज। यानी कि कॉर्निश बॉयलर का जो फायर ट्यूब का डायमीटर होता है वो उसके सेल के कंपेयर में कितना होता है। तो जितना हमारा सेल का डायमीटर होता है उसका जस्ट आधा होता है जो भी हमारा फायर ट्यूब का डायमीटर है। तो इस तरह से हमारा चौथे का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ नंबर को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द कोल रिक्वायरमेंट पर किलोवाट आवर जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। यानी कि थर्मल पावर प्लांट में पर किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए कोल का रिक्वायरमेंट कितना होता है। तो जनरली देखिए ये डिपेंड करता है हमारा जीसीबी के ऊपर। कोल का जीसीबी जैसा रहेगा वैसा हमारा कोल का कंजप्शन होता है। तो देखिए जनरली देखा जाता है कि जहाँ पर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे कोल का जो कंजप्शन है वो 0.6 से लेकर के 0.8 kg कोल लगता है पर किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए। लेकिन जहाँ पर कोल प्लस डोला चार मिक्स करके चलाया जाता है वहाँ पे 1 से लेकर के 1.5 kg पर किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए कोल लगता है। तो यहाँ पे हमारा कोल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 0.6 से लेकर के 0.8, यानी कि फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द फर्नेस इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉयलर सेल इज इन केस ऑफ। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए लोकोमोटिव बॉयलर, बी कॉकरन बॉयलर, सी बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, या डी कॉर्निश बॉयलर। तो देखिए बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर जो होता है ना, इसका फर्नेस जो है वो बॉयलर सेल के आउटसाइड में होता है। इसको हम लोग एक्सटर्नल फायर्ड बॉयलर भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा छठे का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि 7 नंबर को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द 100 मेश साइज मीन्स। 100 मेश साइज मीन्स क्या होता है कि हमारा पर इंच 100 ओपनिंग है। अगर 100 मेश का मतलब हो गया कि 1 इंच में 100 हमारा क्या है, होल्स है, 100 पोर्स है, यानी कि 100 वहाँ पे छिद्र है, यानी कि ओपनिंग है। तो इस तरह से हमारा पर इंच देखा जाता है, ना कि पर सेंटीमीटर या पर mm या पर मीटर नहीं देखा जाता है, बल्कि क्या देखा जाता है कि पर इंच। अगर 100 में से है यानी कि 100 ओपनिंग है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए।
तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है द रेगुलेशन 391A ऑफ IBR 9050 रिलेट्स विद, यानी कि IBR रूल 9050 के अंतर्गत जो रेगुलेशन 391A है वो इनमें से किससे रिलेट करता है, यानी कि जो 391 रेगुलेशन बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है, हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए या एजिंग ऑफ बॉयलर के लिए या सबमिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग एंड पार्टिकुलर्स ऑफ द बॉयलर इन एडवांस या डिजाइन ऑफ स्टैंड पाइप्स एटसेट्रा। तो देखिए 391 रेगुलेशन जो है 391A रेगुलेशन जो बनाया गया है वो RLA टेस्ट के लिए किया जाता है, यानी कि रिमेनमेंट लाइफ असेसमेंट या रिमेनिंग लाइफ असेसमेंट किया जाता है, जिससे हम लोग यही प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पे बॉयलर के अंदर हम लोग बहुत सारे NDT टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि बॉयलर का जो लाइफ है वो कितना बचा है, यानी कि रिमेनिंग लाइफ असेसमेंट बोलते हैं। यानी कि हम लोग डायरेक्टली एजिंग ऑफ बॉयलर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा 8वीं का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा जो 391A रेगुलेशन IBR 9050 के अकॉर्डिंग हमारा एजिंग ऑफ बॉयलर के बारे में बोला जाता है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि 9 क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रोमेटोग्राफी एनालाइजर इज यूज टू मेजर द, यानी कि क्रोमेटोग्राफी एनालाइजर जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है। तो मेनली हमारा जो भी गैस है किसी फ्लू गैस के अंदर जितने भी गैस होगा, कोई भी अगर हम लोग गैस की पार्टिकुलर बात करते हैं उसमें जितना भी इंडिविजुअल गैस है उसका क्वांटिटी या उसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स कितना है उस सब चीज़ को मेजर करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन के लिए होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी नहीं होगा, सल्फर के लिए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो है करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि क्रोमेटोग्राफी एनालाइजर जो होता है वो अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इन फ्लू गैसेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करते हैं, यानी कि 10 नंबर को, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ कंपोजिशन ऑफ बॉयलर फीड वाटर, यानी कि इनमें से कौन सा बॉयलर फीड वाटर का कंपोजिशन नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया है कि हार्डनेस शुड बी बिलो 0.2 ppm, बी ऑप्शन दिया है इट्स कॉस्टिक एल्कनिटी शुड लाइज बिटवीन 0.15 टू 0.45 ppm, या ऑप्शन सी दिया है इट्स सोडा एल्कनिटी शुड बी 0.45 टू 1 ppm, ऑप्शन डी दिया है इट्स कॉस्टिक एल्कनिटी शुड लाइज बिटवीन 1.5 टू 2 ppm। तो देखिए इस ऑप्शन में हमारा दो कॉस्टिक एल्कनिटी के बारे में बात किया गया है कि एल्कनिट कॉस्टिक एल्कनिटी एक ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया है कि 0.15 से लेकर के 0.45, जबकि ऑप्शन डी में दिया है 1.5 से लेकर के 2 ppm तक। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि हार्डनेस हमारा 0.2 ppm होना चाहिए, कॉस्टिक एल्कनिटी जो है वो हमारा 0.15 से लेकर के 0.45 ppm तक होना चाहिए, और सोडा एल्कनिटी जो है वो भी हमारा 0.45 से लेकर के 1 ppm तक होना चाहिए। बट जो हमारा डी ऑप्शन है यानी कॉस्टिक एल्कनिटी यहाँ पे दिया है 1.5 से लेकर के 2 ppm तक, ये हमारा गलत आंसर होने वाला है, यानी कि जो हमारा 10 का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी। तो ये हुआ ऑल अबाउट, यहाँ पे हम लोग सारे एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए इस पेपर का अगर आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करेंगे तो मैं इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।